ऐ मेरे शहर की मिट्टी, ऐ मेरे शहर की मिट्टी, कुछ तेरे लिए ऐसा कर जाऊंगा, तेरे लिए ही जीऊंगा और दिल की तमन्ना है तुझ में ही फना हो जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चर्चित चेहरे के 9th एपिसोड में मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो महेंद्रगढ़ शहर के लिए अब की बार दावेदारी कर रहे हैं चेयरमैन पद के लिए। चेयरमैन पद जिसकी वजह से शहर की नगर पालिका अच्छे से कार्य कर पाती है अपने शहर में और बहुत सारे मुद्दों को खत्म कर पाती है, समस्याओं को खत्म कर पाती है, सुविधाएं उपलब्ध करवा पाती है। तो उस पद के लिए हमारे नवीन राव भाई साहब जो हैं वो अब की बार दावेदारी कर रहे हैं चेयरमैन पद की। और हम 9th जो अपना एपिसोड है चर्चित चेहरे का, इसमें आज हम इनसे एक विशेष मुलाकात कर रहे हैं। आज इस 9th एपिसोड में हम नवीन राव जी से इनके कैरियर, राजनीतिक कैरियर या सामाजिक जो है उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। तो आइए मिलते हैं नवीन राव जी से जो हमारे साथ अपने चर्चित चेहरे में उपस्थित हैं। नवीन राव जी, आपने चर्चित चेहरे शो के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। शमशेर जी, आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। समय जितना हमने दिया उतना ये आपने दिया है, ये आपका बड़पन है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे खास तौर पर इंटरव्यू रहता है तो इंटरव्यू के अंदर आप समझ सकते हैं कि सवाल जवाब भी होते हैं। तो मेरा प्रथम सवाल जो सबके जहन में आ सकता है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबके जहन में भी यही सवाल आएगा कि आप, पहली बात तो इंट्रोडक्टरी अगर हम बात करें तो आप महेंद्रगढ़ में कहाँ कैसे रहते हैं, आपकी क्या पारिवारिक स्थितियाँ हैं, बताएं कुछ उसके बारे में। सर, हम शमशेर जी पुराने शहर के बाशिंदे हैं। हमारी निकासी भी किसी गांव से नहीं है, हम पुराने महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। और मेरा घर लगभग शहर के बीच में ही समझे आप, गारट्टा बाज़ार के पास है, नत्थूवाला मोहल्ला, कोका बंगड़ी मोहल्ला, और शहर के ही बाशिंदे हैं। और पुराना अच्छा और एक बड़ा परिवार है, साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छा और शिक्षित परिवार है मेरा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो करियर है वो किस तरह से रहा है, शिक्षा और करियर। सर, पिताजी का मेरे आकस्मिक निधन हो गया था, वो मुझे लगभग 6.25 साल का छोड़ गए थे। मैंने जिस समय आप 6.25 साल के थे उसी समय लगा, हाँ, 1992 में मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया था। तो वो उस समय मेरी उम्र 6.25 साल थी। उसके बाद मेरा पालन पोषण मेरी मदर ने ही किया। उनका मुख्य आय का स्रोत स्टिच वगैरह, सिलाई का काम करते थे। उन्होंने हमारा भरण पोषण किया। हमारी शिक्षा सुचारू रूप से चालू रही और शिक्षा हमारी 10वीं 10th तक तो विवेकानंद स्कूल में रही, 11th हाई सेकेंडरी स्कूल में, 12th DAV स्कूल में, और सारा जीवन शहर में ही बीता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी किसी और शहर में हमारा रहना हुआ हो, 2-4-6 महीने हमारी शहर से गैर मौजूदगी रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ जीवन में। अच्छा। तो अब मैं बात करूँ शिक्षा के बाद या रहने के बाद, आपका जो करियर है यानी जो आय के स्रोत हैं वो क्या हैं, कैसे हैं। सर, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरी फर्म है महादेव ट्रेडर्स, उसमें मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। मेरी वाइफ हैं जो जूनियर लेक्चरर हैं, नेट क्वालिफाई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। और उनका भी कहीं ना कहीं उनको भी ललक है समाज सेवा की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की। वो भी मुझे काफ़ी सहयोग करते हैं क्योंकि वो मुझसे समय की ज़्यादा मांग नहीं करते हैं, जनता को ज़्यादा समय दे पाते हैं, तो उनका भी काफ़ी सहयोग है। वो मुझे सदैव सपोर्ट करते हैं कि मैं अच्छा कार्य करूँ, समाज के बीच में रहूँ, जनता के बीच में रहूँ और जनता की सेवा करूँ। अच्छा, समाज सेवा की अभी आपने बात करी, तो समाज सेवा में आप किस प्रकार से एक्टिव हैं। समाज सेवा में, समाज में सभी तरह की दिक्कतें होती हैं, सभी तरह की समस्याएं होती हैं, सभी तरह की ज़रूरतें भी होती हैं। भाई कोई कोई भी ज़रूरत लेके आ सकता है। किसी की हारी बीमारी हो, किसी के बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या हो, फीस में कोई परेशानी हो, और भाई किसी की ब्याह सगाई में कोई लड़की की शादी हो, हमसे जो बन पड़े। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, पर जो भी मेरे हिस्से में जो मेरे से बने, जो मेरे से पड़े, तो हम आगा लेते हैं, काम करते हैं। और जहाँ भी जैसे गौ सेवा की बात आए तो समाज में संपूर्णतः भागीदारी रखते हैं। हमारी जहाँ भी ज़रूरत समाज में महसूस होती है, हम वहाँ जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई इस बात को जानकर। अब मैं अगर सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर दूं, यानी आपकी शिक्षा, फिर उसके बाद कैरियर, आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को, तो सब अच्छा चल रहा है।
हर तरीके से। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो राजनीति में आपके कदम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? सर राजनीति, एक तो मैं युवा हूँ, मेरी ज़रूरत है और ज़रूरत समाज में है। जब हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दायरे में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। मैं समाज सेवा एक दायरे में कर सकता हूँ, मेरे को कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति किसी काम के लिए आता है जी, हम पेंशन के लिए आता है, किसी और काम के लिए आता है, किसी भी काम के लिए आता है, तो मैं किसी अधिकारी से बात करता हूँ, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो उस पर डिपेंड करता है वो मेरी बात को रिगार्ड दे ना दे, काम अच्छे से करे ना करे। और बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ? या मैं करवा भी नहीं सकता हूँ, और करवा सकता हूँ तो वो व्यक्तिगत ही करवा सकता हूँ। सिफारिश या किसी के काम के लिए कब तक कहूँ किसी को। तो मुझे महसूस होता है कि जो चीज़ हम दूसरों से करवा रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, क्यों ना अगर जनता मौका दे तो हम खुद भी कर पाए। और हमसे अच्छा तो खुद के हाथ में कोई काम हो तो हम किसी को तो उलाना भी नहीं दे सकते, किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते कि अगर मैं होता तो ऐसा कर देता। जनता मौका देगी और हम उस लायक होंगे तो अवश्य करेंगे। बहुत अच्छी बात। तो अब विशेष पॉइंट ये है कि जनता मौका देगी तो आप वहाँ पर जाकर अपने कार्य संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे। तो मेरा अब ये सवाल निकल कर आ रहा है, एक नया सवाल, कि ठीक है आप अगर जनता के कार्य करवाना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, लोगों के कार्य निकलवाना चाहते हैं और एक आधिकारिक रूप से आप लोगों के कार्य करवाना चाहते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना महसूस हों और लोगों का संपूर्ण काम आप निपटवा सके, उनका काम करवा सकें। तो उसके लिए आप जैसे चेयरमैन पद के लिए, जैसा कि आपने मेरे को मिलते ही बताया था कि चेयरमैन पद के लिए आप उम्मीदवार हैं, तो आप जो अपना पार्षद वाला जो सेक्शन है उसके लिए भी तो आप चुनाव लड़ सकते थे, तो आप वार्ड से जा सकते थे, चेयरमैन का ही चुनाव क्यों? सर पार्षदी के लिए एक सीमित दायरा है, हम सीमित लोगों के काम करा सकते हैं, सीमित लोगों तक टच में रह सकते हैं और उसकी पावर्स भी सीमित ही हैं पार्षद की। प्रधान पद के लिए भाई जनता तो पूरे शहर की है। हाँ, अच्छे बुरे लोग मेरे वार्ड से अलावा सारे शहर में हैं, अच्छे बुरे लोग जिनको ज़रूरतें हैं, जिनकी अब ज़रूरत कर सकते हैं तो पूरे शहर में। और हम चाहेंगे कि हमें ज़्यादा जिम्मेदारियां मिले, हम ज़्यादा बखूबी उनको निभा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां लेके और उनको बखूबी निभा के जनता को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम युवा हैं, एक अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करेंगे। मेरी आपको बताना चाहूँगा कि मेरी 34 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 35वें वर्ष में चल रहा हूँ। एक उम्र का 35 वर्ष की उम्र का एक ये ऐसा पड़ाव है कि आप एक 50-55 साल के व्यक्ति की भावनाओं की कदर भी कर सकते हैं और एक 18 साल का युवा जो पहली बार अपने मत का उपयोग करेगा, आप उसकी भावनाओं को भी समझ सकते हैं। एक कहावत है, समय और समझ एक साथ बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मैं मानता हूँ एक 35 वर्ष की आयु लगभग 35, 37, 33 एक ऐसा पड़ाव है जीवन का कि यहाँ लगभग 2, 4, 5, 7 साल समय ऐसे पीक के होते हैं कि आदमी पे समय और समझ दोनों एक साथ होती है और एक बहुत ही अच्छा तालमेल। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे जो जूनियर्स हैं यानी युवा जो कैंडिडेट्स हैं उनको, या जो सीनियर्स हैं उन दोनों को साथ लेकर एक 35 वर्ष का उम्र का व्यक्ति चल सकता है। सर बिल्कुल, मैं कहूँगा युवा बिल्कुल एनर्जी से लबरेज होता है और इस उम्र में लगभग परिपक्व भी हो जाता है, तो दोनों का बहुत ही अच्छा एक तालमेल है। मैं आपको बताना भी, आपको पता है, आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी हल्की सी चर्चा करना चाहूँगा कि हम अखिलेश जी हैं यूपी के सीएम, वो भारत हमारे देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम लगभग 38 वर्ष में बन गए थे। उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। और हालिया बात करें हम तो बिहार के इलेक्शन की बात करते हैं, 31 वर्ष में तेजस्वी जी हैं, वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा बखूबी सब कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और हमारे खुद के राज्य की बात करें तो अपने दुष्यंत चौटाला जी हैं, 25 वर्ष की आयु में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, आज 31 वर्ष की आयु में हमारे राज्य के डिप्टी सीएम हैं और अपना कार्यभार भी बखूबी अच्छे से निभा रहे हैं। तो युवा होने का फ़ायदा तो है ही जी, क्योंकि हम ज़्यादा कर सकते हैं, समय ज़्यादा दे सकते हैं, जनता के बीच में ज़्यादा रह सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन और 18 से 20 घंटे काम करने की कैपेसिटी रखता है एक युवा। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि एक युवा जो है मीन्स 35 साल का एक जो युवा है वो युवा खास तौर पे जूनियर्स और सीनियर दोनों को साथ बहुत अच्छा पड़ाव जीवन का होता है, जो निचले बिल्कुल जोशीले युवाओं का और परिपक्व लोगों का एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य बैठा सकता है जी।
तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे बातचीत की पार्षद और चेयरमैन की, तो अब यहाँ पर हम एक विशेष पॉइंट पर मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करें इस बारे में कि जो अब की बार जो इलेक्शन है वो इलेक्शन पहली बार की तरह नहीं है, वो पार्षदों से रिलेटेड नहीं होगा, वो चेयरमैन का एकल चुनाव होगा। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। तो शमशेर जी, इस बार चुनाव हमारी सरकार ने प्रत्यक्ष करा दिए हैं। पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि पहले पार्षद चुने जाएंगे, फिर पार्षद अपने बीच में से ही एक प्रधान चुनेंगे। इस बार जनता पार्षद और प्रधान दोनों को हमारी जनता ही चुनेगी। जनता के पास बहुत अच्छा मौका होगा, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, जिसको प्यार देगी, वो प्रधान बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पार्षदों का कोई रोल नहीं है। जनता पार्षदों को जब एक बार एक वोटर जाएगा बूथ पर, तो एक ही समय में 2 वोट डाल कर आएगा, जो कि पहली बार होगा हमारी नगर पालिका में। एक मत अपना वो पार्षद के लिए उपयोग करेगा, उसी एक मत अपना वो प्रधान पद के लिए उपयोग करेगा एक ही समय में। पहले पार्षद के लिए होता था, पार्षद का ही चुनाव होता था, फिर सारे पार्षद मिलकर चेयरमैन को नियुक्त करते थे। अच्छा, ये चुनाव कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से हो गया कि जैसे कि गांव के अंदर सरपंच और पंच के चुनाव होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और सरपंच का अलग। ऐसे चुनावों से जनता को ज़्यादा ताकत मिली है। जनता को अपने मत का उपयोग, अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका मिला है। और जनता अपना जो भी उनका जो लोकप्रिय उम्मीदवार है, जिसको चाहते हैं, जिसको आशीर्वाद प्यार देना चाहते हैं, जनता उनको सीधा भी चुन सकती है जी। तो जी, सीधे चुनाव के बहुत सारे फायदे हैं। अभी हमारे हालिया महेंद्रगढ़ नगर पालिका की तो दशा कहें, दुर्दशा कहें, आप वाकिफ़ हैं, आप भी हमारे यहीं से रहने वाले हैं। तो जी, सामंजस्य प्रधान और पार्षदों के बीच में बनता ही नहीं है। अब सीधा चुनाव है तो तालमेल अच्छा रहेगा। सामंजस्य बनाने की तो खैर सदैव जरूरत रहती है, जरूरी नहीं है कि हमें किसी से जरूरत है तो ही उससे सामंजस्य बैठाएं। पार्षदों से सामंजस्य की जरूरत तो अब भी है, आगे भी रहेगी, और सामंजस्य बैठाना भी चाहिए। लेकिन अभी हम अगर हालिया नज़दीक का जिक्र करें, कनीना का, अटेली का नगर पालिका का जिक्र करें, तो उनमें इलेक्शन के बाद 1 साल तक, 1.5 साल तक प्रधान पद का कोई चुनाव नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या ही है। जनता ने मत का उपयोग 1.5 साल पहले किया था और उनका अभी तक प्रधान का चुनाव ही समापन नहीं हुआ। बड़े कोई 1.5 साल बाद प्रधान बन रहे हैं, कोई 2 साल बाद प्रधान बन रहे हैं, और उसमें भी ज़बरदस्त तरीके से खींचातानी है, वो काम कर पाए ना कर पाए। सीधे चुनाव से एक फ़ायदा हमें ये भी है जी कि पार्षद किसी वार्ड से चुनकर आया और वो कोई प्रधान बन जाए तो ज़रूरी नहीं है आप उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ये अब तो पूरा शहर जिसको पसंद करेगा, जिसको अपना उम्मीदवार समझेगा, जिसको मत देगा, अब वो चुनकर आएगा। और उसकी भी मजबूरी रहेगी कि वो भी बहाना नहीं बना पाएगा, उसको शहर के लिए काम करना पड़ेगा, किसी को दोषी नहीं बता पाएगा, और स्वयं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी शहर के विकास की। और देखो जी, इसमें युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा, युवा ज़्यादा चलकर आगे आएंगे। और हमारा देश तो, भारत देश तो विश्व में सबसे युवा है, यहाँ युवाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे 60 से 70% लोग युवा हैं, हमारे जो वोटर्स हैं। तो युवाओं को इसमें अच्छी भागीदारी होगी, युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, हमें समाज के लिए, हमारे शहर के लिए काम करने का मौका मिलेगा। और जितनी हमें ज़्यादा जिम्मेदारियाँ समाज देगा, शहर देगा, उतनी बखूबी हम उनको निभाएंगे और अच्छा करेंगे। अच्छा, आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उसके पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हाल फिलहाल, अगर हम मुद्दों की बात करें यहाँ पर, जो जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन वो समस्याएं बन चुकी हैं शहर के लिए। जैसे अगर हम बातचीत करें आज शहर के अंदर, तो शहर की समस्याओं में मुख्यतः टूटी हुई सड़कें, साफ़ सफाई की समस्या, या फिर कह सकते हैं कि पार्किंग की समस्या, या आप कह सकते हैं कि पशुओं का, जो आवारा पशु हैं उनका होना शहर के बीचों बीच। तो ये सब समस्याएं हैं, इनका किस प्रकार से आपके पास क्या योजना है, किस प्रकार का योजना निर्धारण करके आप इसका समाधान करेंगे? सर, हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे शहर में हालिया तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। समस्याओं के अलावा हमारे शहर के पास कुछ नहीं है। समस्याओं में मुख्य समस्याओं की बात करें, हमारे पास मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। ना हमारे पास अच्छी सड़कें हैं, ना हमारे पास पीने लायक पानी है, ना हमारा शहर स्वच्छ है, आवारा पशु हैं, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, ना हमारी पार्किंग व्यवस्थाएं हैं। तो मैं ये कहूँगा, जो पिछले ये जो हमारा हालिया कार्यकाल चल रहा है नगर पालिका का लगभग 4.5 साल, ये तो समस्याओं का ही दौर है। अब इनसे समाधान हमारी जनता कब कराते, कब निदान करा मिलता है शहर को, ये तो जनता के हाथ में है। और आने वाला जो मौका देगी, सरकार इलेक्शन कराएगी, तब जनता बताएगी किसको कितना प्यार मिलता है। ये जो भी समस्याएं हैं,
इन समस्याओं का मुख्यतः कारण देखिए, अगर हम देखें तो नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, और नगर पालिका की अगर ये जिम्मेदारी है तो नगर पालिका को ये कार्य करने चाहिए, लेकिन नगर पालिका ये कार्य किसी भी प्रकार से नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपस में चेयरमैन और पार्षदों का आपस में किसी भी बातचीत को लेकर तनाव बना रहता है, और इस वजह से कोई टेंडर पास नहीं हो पा रहे हैं, या कोई भी जो बैठक है उनकी वो सही तरीके से सफल नहीं हो पा रही है, और किसी भी प्रकार का विकास कार्य यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो आप उसके बारे में अपने विचार विमर्श यहाँ रखें। सर, हमारी महेंद्रगढ़ की नगर पालिका तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा चर्चित है। आप सीएम से भी पूछोगे तो उनको भी पता होगा कि महेंद्रगढ़ नगर पालिका के हम तो हाई कोर्ट में भी बहुत पॉपुलर हैं। हमारे मुद्दे नगर पालिकाओं के तो विचाराधीन चल रहे हैं कोर्ट में, बहुत सारे शहर में कम होते हैं, हमारे प्रतिनिधि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ज़्यादा होते हैं। देखो जी, मुख्य समस्या तो यही है कि हमारे प्रधान और पार्षदों को नगर पालिका के सभी सदस्यों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। उन्होंने अपने ईगो को या अपने व्यक्तिगत कारणों को शहर के विकास से बड़ा बना रखा है। हाँ। शहर की मूलभूत सुविधाओं से बड़ा बना रखा है कि शहर जाए भाड़ में, हमें तो हमारा देखना है, आपस की लड़ाई करनी है, मुच्छों की लड़ाई बना रखी है जी। आपस में एक दूसरे के डकमेटने के चक्कर में सारे शहर की डकमेट रखी, और बहुत ही बुरा हाल है सारे शहर। मैं तो कहूँ सारे हरियाणा को ही पता है हमारी दुर्दशा है। ना तो एक भी गली पक्की है, ना एक नाली है जिससे पानी की निकासी हो, उसके सारे शहर की नालियाँ टूटी पड़ी है, और सारा शहर कचरे का ढेर। आवारा जानवर तो ऐसे हैं, ना कोई राहगीर बेचारा जा सकता है, ना कोई आ सकता है। जान माल की तो पिछले इस योजना में जान माल की इतनी हानि हो चुकी है। आवारा सांड, गाय, कचरा, हमारे पास यही है न, कुछ भी नहीं है जो नगर पालिका में दे सकती है। चाहे तो आज हमें मूलभूत सुविधाएं दे दे, लेकिन जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस अपना ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। समस्याएं मुझे नहीं पता किसमें है, प्रधान की तरफ से है, नगर पालिका पार्षदों की तरफ से है। मैं तो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि सही कौन है गलत कौन है, बट शहर का पूरी दुर्दशा कर रखी है इन लोगों ने। शहर के लिए कोई नहीं सोच रहा। इनकी जगह हालिया परिस्थिति में अगर मैं होता या सामंजस्य या कोई और होता, इससे पहले नगर पालिका का इतिहास जब भी रहा है, महेंद्रगढ़ की नगर पालिका की स्थापना जब हुई होगी, जब से लेके आज तक इससे बुरा हाल कभी भी नहीं रहा। जरूरी नहीं है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और भी प्रधान आए हैं, आने वाले समय में और भी आएंगे। अच्छा कम हो ज़्यादा हो, मेहनत कम करने वाला हो ज़्यादा, लेकिन सामंजस्य तो हो भाई। कहीं आप अपने ईगो को नीचा कर लो, कभी सामने वाला नीचा कर ले, तालमेल। मालिक रिजल्ट चाहिए हमें, हमारे शहर का विकास चाहिए। आप किसी को दबाते हो या आप स्वयं दबते हो, आप करते क्या हो, लेकिन हमारी सुविधाओं का ध्यान रखें। हमारी मूलभूत सुविधाएं तो हमें दिलाएं कम से कम, जो हमारा शहर आज जर्जर है जी। कहीं ना कहीं यहाँ तो इनकी आपस की जो लड़ाई है वो शहर के विकास से बड़ी हो गई है। मेरे कहने से ना ये बड़ी होगी ना छोटी, सारे शहर को दिखता है, आपको भी दिखता है जी। इतनी बड़ी है कि इससे बड़ा तो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है हमारे शहर के लिए। हमारा शहर बेचारा बाट जो रहा है विकास की कि हमारी सड़कें होंगी, और पहली बार नगर पालिका के इतिहास में पहली बार हमारे नगर पालिका में इतना फंड है कि अगर ये लग जाए ना तो शहर चमन बन जाए। बट हमारे शहर की कुछ दिन पहले ही हरियाणा की सर्वे थी राज्य लेवल पे, तो हम सबसे निचले पायदान पे थे। हाँ, 191 स्वच्छता के मामले में हम सबसे निचले पायदान पे थे। और मैं तो कह रहा हूँ जी, ये सर्वे सिर्फ स्वच्छता की थी। तो अगर किसी भी लेवल पे नगर पालिका की सर्वे करवाई जाए तो हम सब पायदान में सबसे नीचे हैं पूरे हरियाणा में। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कभी हो नहीं सकता। हमारे शहर को शमशेर जी इतना दर्द है, मैं वोटरों का इतना दर्द है भाई। मैं भी शहर का बाशिंदा हूँ, मैं भी वोटर रहा हूँ, तो मैं कहो तो 2 लाइनों में हमारे शहर के लोगों का दर्द बयां करूँ आपसे। देखो जी, पार्षद या प्रधान कोई भी जनप्रतिनिधि, ये संवैधानिक पद तो है नहीं, हमने ही उनको चुनकर भेजा है, तो दोषी हम ही हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, क्योंकि हमने हमारे मत का उपयोग किया जब ये प्रतिनिधि चुने, जब हमारी नगर पालिका में पहुँचे, जब हमारी नगर पालिका सुचारू रूप से चली। तो ये जनता, हम भी शहर के बीच में रहते हैं, सारा दिनचर्या का हिस्सा है शहर में रहना, तो हमारी जनता को बड़ा दर्द है कि उस दर्द को शब्दों में कहूँगा मैं कि रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। एक वोटर बोल रहा है, क्योंकि बटन तो वही दबा के आया था भाई, जनता ने चुना है, फिर नगर पालिका का गठन हुआ है, तो प्रधान भी उन्हीं के बीच में से बन रहे हैं। तो जो आम जनता है हमारी, जो आम वोटर है, उसका दर्द है रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, बटन दबा के बटन दबा के।
रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, कर दिया शहर पत्थर दिल लोगों के हवाले हमने। पत्थर दिल लोग, इतने पत्थर दिल के लोग हैं हमारी नगर पालिका में, हालिया नगर पालिका में, कि स्वयं के अलावा शहर का कुछ नहीं देख रहे, ना शहर की दुर्दशा, ना शहर की परिस्थितियाँ क्या है, कि भाई आम लोगों को सड़क की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, स्वच्छता की ज़रूरत है, पार्किंग की ज़रूरत है। कुछ सुविधाओं के नाम पे तो एक ग्राम पंचायत हमसे लाख गुना अच्छी है। पंचायतों में बहुत अच्छा, ग्राम पंचायतें आज नेशनल लेवल का अवार्ड लेती हैं। ग्राम पंचायतों में सारी गलियां, सारी फिरनियाँ, सब कुछ पक्का है, स्वच्छ जल की व्यवस्था है। हमारे पास तो सर बहुत दर्द है, मार्केट में पूरे दिन जाम रहता है, हम भी दिन में 10-20 बार बाजार में आना जाना होता है, तो हर जगह जाम। आज़ाद चौक पे जाम, सिनेमा रोड पे आप आधे घंटे बगैर जा ही नहीं सकते, और आज़ाद चौक पे तो आपको पार्क करने के लिए स्वयं उतर कर जाना होगा। 5-7-10 गाड़ियाँ सदैव आपको ऐसी खड़ी मिलेंगी जैसे उनकी घर की पार्किंग हो। लो जी अपने घर की पार्किंग में लगा के अब हम खाने सोने चले गए, हम तो अब दोबारा आएंगे जब आएंगे। शहर के जी ब्रह्मदेव चौक है, रेलवे रोड है, पार्किंग की सर कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो ना, तो आपके घर के सदस्य की या किसी मिलने वाले की, आप किसी को पेशेंट को लेकर जा रहे हो ना, तो उसकी जान चली जाएगी, पर कोई संभालने वाला नहीं है। आपको आधा घंटा भी लग जाए जाम में, 40 मिनट भी लग जाए, सामने वाला अपनी मर्जी से आके पार्किंग से गाड़ी हटाएगा तो हटाएगा, अन्यथा प्रशासन की कोई आंखें नहीं खुली है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है, हमारी नगर पालिका कुछ नहीं करनी चाहते। तो देखो जी, अपनी लागे हित में, पराई लागे हित में, कि भाई उस दर्द को हम महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली से ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर मेरी मदर बीमार हो जाए, मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाए, अगर उसको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ना, तो उस दर्द, उसकी सिचुएशन आप पूछ के देखो, मालिक जान चली जाएगी अगर किसी के पास समय कम हो। लेकिन हमारे शहर की बहुत बुरी तरह दुर्दशा है। शहर इतने टूटे हुए हैं कि आप कुछ भी लेकर जाए, पैदल चलोगे तो भी इतनी धूल उड़ती है, और हमारे व्यापारी भाई तो इतने ठंडे हैं, इतने सीढ़े कहूँगा। और खैर हमारे शहर के लोग ही बहुत शांत हैं। व्यापारी वर्ग है, पूरे दिन बेचारे दुकान पे बैठते हैं, अपने बच्चे भरण पोषण सबको, पेट का सवाल है जी, बच्चे पालने होते हैं, पूरे दिन दुकान पे व्यापार करते हैं, 2 पैसे कमा के ले जाने के लिए, घर अपने बच्चे पालने के लिए। लेकिन सारे दिन भर में दुकान पे इतनी धूल मिट्टी खा लेते हैं कि क्या आप तब भी टेस्ट कराएं, अपना बॉडी चेकअप कराएं। ये आने वाले समय में यही परिस्थिति और साल 2 साल रहेगी ना, तो हमारा आधे ज़्यादा शहर दमे का मरीज मिलेगा। धूल मिट्टी की वजह से भयंकर धूल मिट्टी है, कुछ है नहीं जी। कच्चे रास्ते भी अच्छे हैं हमसे, मेरे शहर की सड़कों से तो कच्चे रास्ते भी अच्छे हैं। शहर की व्यवस्थाएं तो इतनी बुरी हैं, हम अगर 11 हट्टा बाजार में जाएं, आज़ाद चौक से कॉलेज रोड पर जाएं, तो नथुराम पन्नालाल की मिल के पास, तो मेरे घर के बहुत ही नियर है, उसका जो ढक्कन है ना होल का, जो नाले के ऊपर होल बनाते हैं हम सफाई के लिए, उस होल का ढक्कन टूटा ना 2 से 2.5 साल तक। सब लोग, शहर का मुख्य रोड जहाँ से पार्षद भी जाते हैं, प्रधान भी जाता है, और पूरा शहर उसके ऊपर से सबका एक बार आना जाना हो जाता है। कभी कोई बेचारा साइकिल वाला गिर गया, कभी कोई मोटरसाइकिल वाला गिर गया, गाड़ियों के टायर फट गए, जान माल की बहुत हानि हुई। बट आंखें मूंद रखी है हमारी नगर पालिका ने, मौन है। और यही हाल हमारे मेरे घर के नज़दीक नत्थो वाली माता के पास एक नाली के ऊपर पुल टूटा हुआ है। वो नाली का पुल शायद 10 साल पहले बना हुआ है, उससे पुराना बना हो, वो टूटा हुआ है जी। दोनों खड्डों को मिलाकर, जो दोनों होल और उस पुल के टूटे हुए की बात करूँ, तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज, 10 लाख से ऊपर तो हमारी लोगों की गाड़ियों के टायर फट गए होंगे। बताओ। और जो गिरे पड़े बाइक वाले, 2 व्हीलर वाले, तो उनको किसी का हाथ टूट गया, बहुत इंजरीज हुई है, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और बारिश हो जाती है जब, तो जी कुछ दिखता ही नहीं है, तो शहर में पानी ही पानी होता है, ऐसे लगता है जैसे जोड़ में घर बना रखा हो, ऐसा फील होता है। दुकानों में पानी चला जाता है, दुकानों में खुले होल थे, उसमें शिविर के ढक्कन नहीं है आधे ज़्यादा शहर के, कोई ऊपर है कोई नीचे है, लोग उनमें गिर जाते हैं, तो बहुत भारी नुकसान होता है बरसात के समय में। तो किसी को पता नहीं चलता है, 2 व्हीलर पे कोई आप अपने परिवार को लेकर, माता को, किसी बहन को लेकर बैठा के जा रहे हैं, वो स्लिप हो गई, वो खड्डे में गिर गई, पर जी कोई सुध नहीं ले रहा हमारे शहर की, बहुत ही बुरा हाल है। तो भाई साहब, शहर की बहुत ही दुर्दशा है। और शुरुआत करते हैं, आपने मेरे से पहला सवाल किया था कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। सर, शहर की दुर्दशा देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, और मैं किसी से उम्मीद रखूँ कि शमशेर जी कुछ करेंगे, तो पहला दायित्व तो मेरा अपने प्रति बनता है कि भाई क्यों ना मैं करूं ऐसा। तो मैं भी अपनी शहर के प्रति दायित्व, अपनी जिम्मेदारी समझ के मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तो मैं शहर की पीड़ा को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे भी करना चाहिए एक अच्छा प्रयास। अगर मैं आज यहाँ होता तो शहर कुछ और होता।
और कभी मौका दिया हमारी जनता ने और ऐसा हुआ तो शहर को बहुत आगे लेकर जाएंगे। चलो, जनता मौका आपको देगी, और मैं तो ये जानना चाहूँगा कि जनता मौका देती है, मैं मना नहीं करता, सबको ही देती है। हर मतलब जो भी उठते हैं उसमें जो उम्मीदवार उठते हैं फिर उसके बाद वो जीत कर आते हैं, तो मतलब जनता ने उनको मौका दिया है। लेकिन उससे पहले आज से और उसके बीच में एक रास्ता है जो इलेक्शन से होकर निकलता है। तो इलेक्शन के प्रति आपकी किस प्रकार की तैयारियां हैं कि किस प्रकार से आप वोट एंड सपोर्ट लेने वाले हैं? क्या इसमें कोई पर्टिकुलर कास्ट हो गया या पर्टिकुलर मोहल्ले के लोग हो गए, किस प्रकार से आप इस इलेक्शन को लड़ेंगे? सर प्रथम तो हम भी सुनते आए हैं अच्छे लोग राजनीति में आने से बहुत डरते हैं। अब कारण तो मुझे भी नहीं पता हो क्यों डरते हैं, लेकिन अच्छे लोग राजनीति में आने से डरते हैं। और मैं नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ इसलिए आना चाह रहा हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को प्रयास करना चाहिए, राजनीति में आके अपनी भागीदारी देनी चाहिए ताकि हम बुरे लोगों को पीछे ले जा सकें। अच्छे लोग राजनीतिक सक्रियता कम रखते हैं, इसलिए बुरे लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। और जो शहर का बुरा हाल है ये भी आप देख सकते हो। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, अच्छे प्रयास करने चाहिए। और जब मैं किसी से उम्मीद करूं कि मैं किसी से ये कराऊंगा, कोई आने वाला प्रधान होगा उससे मैं ये नाली बनवाऊंगा, ये सड़कें बनवाऊंगा, तो मैं खुद ही उस चीज़ के लिए प्रयास करूं। जो मैं दूसरों से उम्मीद रखूंगा वो मैं स्वयं कर पाऊंगा और मुझे करना भी चाहिए। तो इसलिए ललक है समाज के काम करने की और समाज के लिए अच्छा करने की, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं स्वयं इस जिम्मेदारी को लूँ और इसको निभाऊँ। और जी तैयारियाँ तो क्या तैयारियां हो सकती है जी, तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। सब पिछले 15-17 साल से जब से मैं काम धंधा करने लगा हूँ, बाज़ार में बागडोर संभालने लगा हूँ, घर से निकलने लगा हूँ एजुकेशन के बाद, तो जी समाज में ही रह रहा हूँ 15-17 साल से। तो मिलना जुलना सभी से पहले से ही है, इसके लिए कोई विशेष तैयारियों की ज़रूरत तो नहीं है। और आप करते जी, आपने कहा आपके एक सवाल में आया था कि कोई जातिगत भी कुछ आया था, तो मालिक वो दौर गया, वो बहुत पुरानी बातें हैं जब जातिगत लोग इलेक्शंस को देखते थे या जाति के लिहाज से लोग चुने जाते थे। तो सर आजकल के चुनावों में जाति कोई मुद्दा नहीं है, लोग सभ्य हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। जाति की बात है जब लोग कम समझदार थे या ना समझ लोग कहो आप, और जाति तो खैर ऐसा कभी से कोई मुद्दा नहीं रहा है। मैं कहूँगा किसी को भी कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे विचार सुन रहे हो, आपका ये चर्चित चेहरे एपिसोड देख रहा हो, वो कोई भी व्यक्ति दर्शक जो ये देख रहा हो, वो अपनी आत्मा पे हाथ रख के आंख बंद करके एक बार अपने आप से सवाल करे कि उसके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं, जब भी दुख सुख में, उसके नज़दीक की व्यक्ति कौन है। जहाँ तक 80 या 90% लोगों की सर्वे होगी उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी जाति के अलावा, उसकी जाति के लोग भी होंगे, उसके अलावा अन्य जाति के लोग भी होंगे, 36 बिरादरी के लोग होंगे जो उसके लिए सदैव उसके लिए खड़े रहते हैं, जो उसके सदैव काम आए हैं, जो उन्होंने उसके लिए वो किया है जो उसके अपने लोग भी नहीं कर पाए। वो 36 बिरादरी के लोग होते हैं। मेरा खुद का मानना है जी, मैं खुद 36 बिरादरी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे, पंजाबियों में, बनियों में, ब्राह्मणों में, अपने हरिजनों में, वाल्मीकियों में, सैनी समाज से, सारे शहर में रहते हैं तो शहर के लोगों से ही तालमेल रहेगा। 36 बिरादरी में ऐसे मित्र हैं जिनके लिए हम भी जान दे सकते हैं, जो हमारे लिए भी जान दे सकते हैं। तो भाईचारा मजबूत होना चाहिए, जातिगत तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और कहो तो मैं इस पर एक आपको चंद लाइनों का इस्तेमाल करके जातिगत कुछ कटाक्ष भी कर सकता हूँ मैं आपको। जरूर। सर ये पुराने ना समझ लोगों की बातें थी, जातिगत अब ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए 2 लाइनें बोलता हूँ मैं, जैसे कि हमारे देसी हरियाणी में कहावत है पुरानी कि चोर मानस बात करेगा रात की, चोर मानस बात करेगा रात की, क्योंकि जी अधिकतर चोरियाँ रात को ही होती हैं तो चोर मानस बात करेगा रात की और नकली मानस बात करेगा जात की। तो जातिगत तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जातिगत तो लोग समीकरण बिगाड़ना चाहे, लोगों को बरगलाना चाहे, तो इसलिए जाति का इस्तेमाल करते हैं। बाकी भाईचारे के बीच में ये जो चुनाव है ना जी, प्रत्यक्ष, जो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव होगा हमारी नगर पालिका का, जो जनता प्रधान को चुनेगी, उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जातिगत कोई नहीं है, जिसको जनता चाहेगी चुन पाएगी। जो सीधा चुनाव होगा पहली बार तो लोगों को पता भी चल जाएगा कि कितनी जातिगत समीकरण है, क्या है क्या नहीं है। सबका सबसे भाईचारा है, बहुत अच्छा पहली बार चुनाव होगा, बहुत अच्छा होगा। और इसमें आप आने वाले समय में आप और हम यहीं रहेंगे, आपको दिखेगा कि जातिगत कोई प्रभाव नहीं है जी। बहुत ही अच्छा साक्षात्कार रहा आपके साथ नवीन जी। आपने सभी जो सवाल थे उन सभी के स्टिक आंसर्स दिए
और सभी जवाबों से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कितना सेटिस्फाई होते हैं, नहीं होते, किस प्रकार के उनके नए सवाल उमड़ कर आ रहे हैं, वो हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपका यहाँ पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चित चेहरे शो में आए और आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद शमशेर जी, आपका जी हमसे भी ज़्यादा है, आप हमसे भी अच्छा दायित्व समाज का निभा रहे हैं। आप हमारी आवाज़ें, जनता की आवाज़ें, जनता की समस्याएं जनता के समक्ष पहुंचा रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका शो भी बहुत अच्छा है। आप समय से बड़ी पूंजी कुछ नहीं है जी। आप अपना समय लगा रहे हैं, तो इससे बड़ी आप अपनी सारी पूंजी लगा रहे हैं। आप भी समाज में एक बहुत अच्छा दायित्व अपना निभा रहे हैं, तो उसके लिए हम भी आपको धन्यवाद कहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।